कहाँ जा रहा है मैं? आपका बेटा गायब हो गया जी। अच्छा, पुलिस को क्या, पुलिस का बोली? पुलिस को अपना काम करने दो। खुशदा दलबे के मंदिर पुलिस ने कोसा को किस बुनियाद पर पकड़ा हुआ है? जिस कोसा के खिलाफ अरेस्ट वारंट है वो 30 साल का आदमी है। सर धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको भी पता है आपका काम क्या है। खबर ऐसी लिखिए कि मारने वाला और मरने वाला दोनों आपका अखबार खरीदें। रुक 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 रुक। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं भी भारत की इस खास इंटरव्यू सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इंटरव्यू सीरीज में हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं, आदिवासी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं या उन लोगों से बात करते हैं जो आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक कहानी की, एक फिल्म की और एक ऐसी सच्ची घटना की जिस पर ये फिल्म बनाई गई है। इस तरह की घटनाएं वैसे अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो कोई बहुत विशेष नहीं है। आमतौर पर आदिवासी भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि नेशनल मीडिया में ये घटनाएं उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती हैं जिस तरह से होनी चाहिए। मेरे साथ आज मोहित प्रियदर्शी मौजूद हैं जो एफटीआईआई से जिन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी है और पहली ही फिल्म एक ऐसे मसले पर बनाई है जिसको आप कह सकते हैं कि कोई आसान विषय उन्होंने नहीं चुना है और आज के दौर में, खास तौर पर आज के दौर में, उसे बेहद संवेदनशील और मुश्किल विषय माना जा सकता है। उन्होंने एक आदिवासी लड़के की कहानी चुनी और उस पर वो कहानी क्या है और कैसे ये फिल्म बनाने का फैसला किया, इस पर मोहित से ही बात करते हैं। मोहित, सबसे पहले जैसे मैंने इशारा किया अपने दर्शकों के लिए कि आज के दौर में जो विषय आपने चुना है, कोसा आपकी फिल्म का नाम है, 17 साल के लड़के की कहानी है आदिवासी भारत के, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको माओवादी घोषित कर देती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपसे ही अगर सुने तो बेहतर होगा कि क्या है ये कहानी, कैसे फिल्म का आइडिया आया? बिल्कुल, पहले तो नमस्कार श्याम जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्ते और इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो कोसा का आइडिया एक्चुअली मैं एफटीआई से मैं जेएनयू में पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे मैं सिनेमा स्टडीज पढ़ रहा था। उसके बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, जैसा कि आपने कहा, पुणे में। उसके बाद हमारा एक कलेक्टिव हुआ करता था माटीदारी करके। हालांकि बहुत ही ब्रीफ पीरियड तक ये कलेक्टिव रहा, पर हमने जितना भी टाइम रहा बहुत एक्टिव था। तो हम उसमें दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे और हम प्रोग्राम्स करने की कोशिश करते थे जहाँ पे कि हम लोग फिल्म मेकर्स, एक्टिविस्ट्स, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स और जो अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं या मतलब बस्तर में कर रहे हैं, आदिवासी एरियाज में कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं और बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को बुलाते थे और उनसे बातें करते थे कि क्या मसला क्या है और आपका क्या एक्सपीरियंसेस है। तो उसके उसी दौरान एक लॉयर आई हुई थी जो जगदलपुर लीगल एड ग्रुप के लिए काम करती थी। तो उन्होंने ये कहानी क्योंकि वो रिप्रेजेंट किया उन्होंने एक लड़के को जिसका नाम अर्जुन था और वो 16 साल का था, तो उसके बारे में वो बता रही थी और उनके बेसिकली क्या हुआ। और मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा क्योंकि एक पूरी कहानी ये थी कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी था। एक 16 साल का लड़का को आप कह रहे हो कि ये 30 साल का नक्सली है, तो मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात थी। तो मैंने उसके बाद उसको फॉलो करने की कोशिश की, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि वहां पे जाने के बाद और ज्यादा समझने के बाद मुझे लगा ये बहुत ही आम बात है, वहां पे ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों को उठा लिया जाता है। पर ये कहानी मेरे लिए खास करके बहुत ही नजदीक थी। उसके बाद मैंने बस फॉलो किया, मैंने कोशिश किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ वो कोशिश की, वहाँ का सिस्टम समझने की थोड़ी कोशिश की और बहुत ही ऑर्गेनिकली स्क्रिप्ट लिखा है। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत फोर्स करके स्क्रिप्ट को लिख रहा था, जैसा जैसा चीजें हुई थी मैं बस वही दिखाने की कोशिश कर रहा था। और फिल्म भी एक आईना था कि जो बस्तर जैसे एरिया में हो रहा है, तो कोशिश वही थी। जी, आपकी फिल्म के बारे में जिस तरह के रिव्यूज आए हैं, ढेर सारे रिव्यूज मैंने पढ़े हैं, खूब तारीफ आपकी फिल्म की हो रही है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में आपकी फिल्म को खूब
तारीफ मिल रही है। लेकिन आगे इस विषय पर बात करेंगे और आदिवासी मसलों पर भी बात करेंगे, इस फिल्म पर भी बिल्कुल। आगे बात करेंगे। लेकिन आप देश के सबसे जाने माने प्रतिष्ठित फिल्म इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई कंप्लीट की और पहली ही फिल्म जो आपने चुनी वो एक सच्ची घटना पे आपने फिल्म बनाई है, और आपको खूब तारीफ मिल रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कॉमर्शियली या प्रोफेशनली एक खतरा भी आप उठा रहे हैं कि जब आप इस तरह की फिल्म से शुरुआत करते हैं तो आगे आने वाले वक्त में एक बड़ा फिल्म मेकर बनना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए? हाँ, हो सकता है। अगर आप ऐसे रेट्रोस्पेक्ट में बात करेंगे तो जैसे मतलब अभी जैसा माहौल है और जैसे कि फिल्मों को या मतलब किताबों को बाहर नहीं आने देने का अभी एक चलन है, तो हाँ, हो सकता है। पर जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो शायद हमारे साथ अच्छी बात ये थी कि हम लोग थोड़े से मतलब हमारे अंदर थोड़ा बचपना था, थोड़ा मतलब नाइविटी जिसको बोलते हैं, वो था। तो हम इतने आगे सोचते नहीं थे। हमें मतलब बहुत ही पैशनेटली फील करते थे और हमें लगा कि ये कहानी है जिसको फॉलो करना चाहिए और करना है। तो इतना, हालाँकि मुझे लगा कि हाँ, ऑब्वियसली ये मुश्किल होगा फ़िल्म, और शायद उस समय इतना भी नहीं पता था कि कितना मुश्किल होने वाला है। जब हमने शुरू किया तो हमें लगा कि फ़िल्म शायद 6 महीने, 8 महीने में हम लोग शूट भी कर लेंगे और उसके बाद एडिट भी करना शुरू कर देंगे और ये सब करना शुरू कर देंगे। पर वो जैसे-जैसे करना जब एक्चुअली शुरू किया, क्योंकि हमारे पास भी अनुभव तो था नहीं पहले से, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मतलब जितना हमने सोचा नहीं था उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मैं अभी आपको प्रतिक्रियाओं की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ बनाने में ही कितना मुश्किल था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब एक बार बन गई फ़िल्म और काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि प्रतिक्रियाएँ मुश्किल होंगी अभी के दौर में। लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट मेरा वही काम है। मेरे लिए पर्सनली आर्ट का एक पॉलिटिकल फंक्शन होना ही चाहिए। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कि अगर हम बोलेंगे कि आर्ट का पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, जहाँ पे लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, वहाँ पे अगर आर्ट का पॉलिटिकल फंक्शन नहीं होगा, मैं आर्ट फॉर आर्ट सेक में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब अभी वो दौर नहीं है। आपके पास मतलब बहुत कुछ ही लोग होंगे जो कि म्यूज़ियम में जाके आधा घंटा पेंटिंग देख के उनके पास उतना टाइम होगा। बाकी लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। तो मैं बर्टोल्ट ब्रेख्त और दारियो फो और इन तरीके के प्लेराइट से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो पहली को और थर्ड सिनेमा भी जो मूवमेंट था उससे बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी हर फ़िल्म इतनी डायरेक्टली पॉलिटिकल होगी, या जिसको पॉलिटिकल, मैंने उस समय शुरुआत में ऐसा भी नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल फ़िल्म बना रहा हूँ। अभी मतलब जब लोग उसको देखते हैं तो बोलते हैं कि पॉलिटिकल फ़िल्म है। पर मैं तो बस एक लड़के की कहानी की बात कर रहा था जो कि बाहर में नहीं दिखाई जाती। यूजुअली हम ऐसी फ़िल्में नहीं बनाते हैं। लेकिन एक फिल्म मेकर के तौर पर जिस बात पे शायद आप आ रहे थे कि मान लीजिए देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, मसलन कारगिल का वॉर हुआ, उस पे फिल्म मेकर्स ने फिल्में बनाई, बहुत सारी उसमें अपनी कल्पनाएं भी होती हैं, बहुत सारे उसमें घटनाएं ऐसी इस तरह से दिखाई भी जाती हैं जिस तरह से शायद नहीं हुई होती हैं। वैसे ही आपने एक घटना उठाई जो इस देश के एक नौजवान, एक बालक के साथ, नौजवान भी कहना शायद सही नहीं है, कि 16 साल के बालक के साथ होती है, और उस विषय पे फिल्म बनाना एक राजनीतिक काम हो जाता है। इसको किस तरह से, मतलब एक फिल्म मेकर के तौर पे, जो आपने ये फिल्म कंप्लीट कर ली और फिल्म जब आई बाहर और जिस तरह के रिएक्शंस आए, कैसा किस तरह से इसको आप समझाएंगे या समझेंगे इस पूरी स्थिति को? मेरे लिए ये ज़रूरी था कि हालाँकि आप बस्तर जैसे एरियाज़ में जब जाइएगा तो हालाँकि वहाँ पे इनको कॉमन माना जाएगा कि डिसअपीयरेंसेस होते हैं, कश्मीर में शायद कॉमन होगा, पर एक बाहर के आदमी के लिए, जो कि मतलब जैसे कि आप बता मीडिया की बात कर रहे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो मेरे लिए कहीं न कहीं इंटेंशन वो भी था, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा कि जहाँ पे कि बस एक प्रेस रिलीज़ होती है पुलिस की तरफ से और ऐसा कहा जाता है कि 8 माओवादियों को मार दिया गया है या 10 माओवादी एनकाउंटर में मारे गए। बाद में पता चलता है कभी-कभी कि नहीं, वो माओवादी शायद थे भी नहीं, उसमें से कुछ बच्चे थे, उसमें से कुछ, जब फैक्ट फाइंडिंग टीम्स जाती है और अलग चीज़ें होती है, जब कोर्ट में केसेस जाते हैं, तो ये बहुत ही बात है। पर बाहर के, और जैसे मेरे भी दोस्त हैं जो कि शहरी दोस्त हैं और बाकी लोग जो दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मतलब वो बस मेन स्ट्रीम मीडिया को ही फॉलो करते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे लिए ये फ़िल्म एक तरीके से अल्टरनेटिव मीडिया भी है। मतलब मेरी कोशिश ये थी कि इसलिए मैंने फ़िल्म में कोशिश किया है कि वो जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी रखूँ। हाँ, उसको ज़्यादा नैरेटिव डिवाइसेस का उतना यूज़ नहीं किया है मैंने उसको, हालाँकि मतलब मैं राइटर हूँ, है ना? मैं एफटीआई राइटिंग पढ़ने के लिए गया था और शायद इस फ़िल्म को अगर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा अगर नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राइटिंग के लिए किया जा सकता है। पर मेरा इंटेंशन ही नहीं था। मेरा इंटेंशन था कि एक
इट इज लाइक अ केस फाइल, यू नो, व्हिच आई जस्ट वांट टू विजुअली, जिसको मैं एक फिल्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो कोशिश एक तरीके से ऑल्टरनेटिव मीडिया कहीं ना कहीं, मतलब अभी मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऑल्टरनेटिव मीडिया को भी क्रिएट करने का ऑप्शन था हमारे पास। और क्योंकि डेमोक्रेटाइज हो गया है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इतने सस्ते में फिल्म बना सकते हैं, तो हम मतलब आगे बढ़े उस काम के वजह लिए। जी जी। मोहित, फिर से फिल्म की तरफ लौटते हैं। और फिल्म में आपने जो आपकी जो टीम है और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार आपने लिए हैं, वो फिल्म के बैकग्राउंड से नहीं है, वो शायद थिएटर के बैकग्राउंड से हैं, या जो जो आपके कैमरा किया, जिन्होंने एडिट किया, वो भी शायद अभी फिल्म के बैकग्राउंड से नहीं है। मतलब मजबूरी थी या डेलिब्रेट कोशिश थी? और कुछ नहीं, आदिवासी लड़के लड़कियों को भी आपने मौका दिया उसमें। बिल्कुल। तो ये बहुत ही जरूरी था मेरे लिए कि आप, मतलब मैं क्योंकि नॉन आदिवासी पर्सन हूँ, तो मैं अप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहता था। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि लगे कि कोई बाहर का बंदा आके हमारी कहानी बता रहा है और यू नो वो अच्छे से भी नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि मैं जितना सरलता से, लेकिन एट द सेम टाइम ऑनेस्टी के साथ काम करने की कोशिश। हाँ, और गलतियां होंगी क्योंकि मैं अल्टीमेटली नॉन आदिवासी हूँ, है ना। तो मतलब अगर मैं बिहार में, पटना में अपने कम्युनिटी के बारे में फिल्म बनाऊंगा तो शायद उसमें एक ऑर्गेनिक ट्रूथ होगा, जो कि मतलब आप बाहर की फिल्म या किसी और कम्युनिटी में बना रहे तो मुश्किल होगा। तो मेरे दिमाग में वो हमेशा था कि इसलिए मुझे बहुत ही ऑनेस्ट रहना है और कोशिश करना है कि रिसर्च बहुत अच्छा हो। तो उस वजह से ये रीजन था कि मैं रिप्रेजेंटेशन चाहता था फिल्म में। और ये एक मतलब आप बोल सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल चॉइस होगा, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे लिए वो एक सिनेमैटिक चॉइस था। क्योंकि अगर आप नॉन आदिवासी लोगों को आदिवासी बनाइएगा तो वो पहले ही पता अच्छा नहीं लगेगा वो। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम आदिवासी लोगों को कोशिश करें लेने के लिए। और क्योंकि जो कलाकार को चुनना, वो जो मतलब आदिवासी लोग या नॉन प्रोफेशनल्स जिनको बोलते हैं, मतलब क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करते या मतलब एक्टर्स नहीं है, वो बहुत ही डिलिबरेट कोशिश थी मेरी। क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो मेरा लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, मैं सोशल रियलिस्ट टाइप का सिनेमा कोशिश कर रहा था बनाने के लिए। तो वो बहुत ही डिलिबरेट चॉइस थी। जो क्रू है वो एक्सपीरियंस्ड है। मतलब मेरा जो एडिटर है वो, मतलब वो यू नो वो 5-6 मलयालम फिल्में कर चुका है। हमारी जो कैमरामैन है, उनका पहला फीचर फिल्म होगा, लेकिन वो भी एफटीआई से हैं। तो मेरा जो पूरा क्रू है, और इसलिए मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट से बहुत मदद मिली। क्योंकि अगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं गया होता तो मुझे ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मिले होते जो कि मतलब बिना पैसे के लिए इस सब्जेक्ट में काम करने के लिए होते। तो कलाकार, हालांकि हाँ बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल्स या फिल्म से उनका कोई नाता नहीं है, पर जो बैकग्राउंड क्रू है वो मतलब सारे ही लोग फिल्म के हैं, यंग है सारे, पर हाँ मतलब सब कोई ज्यादा लोग फिल्म इंस्टीट्यूट के से थे। जी मोहित, आपकी इस बात से वैसे तो अंदाजा हो गया है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में अच्छी फिल्मों को, या जो रियलिस्टिक फिल्में हैं, मतलब उस जब हम छोटे थे और नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और ओमपुरी, पार और उस तरह की जब फिल्में बनती रही, तो उसको हमेशा पैरेलल सिनेमा, आर्ट मूवीज, उनको उस तरह से नजरुद्दीन को हाँ अलग अलग रखा गया। बिल्कुल। उसका मतलब सीधा सीधा सा ये होता था कि ये फिल्में पैसा नहीं कमा सकती। और आपकी फिल्म को खूब तारीफ मिली है, लेकिन ये फिल्में बनाना, चाहे कम रिसोर्सेज में से, जैसे आप पैरेलल सिनेमा कह रहे हैं, और जो मैं जितना भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है, बहुत सारे जिस तरह से आप फिल्म्स की बात कर रहे हैं, उसी तरह से ऑल्टरनेटिव मीडिया की भी बात होती है, डिजिटल मीडिया की भी बात होती है, लेकिन आसान नहीं है सर्वाइवल। तो आगे की एब्सोल्युटली क्या योजना है, कैसे? देखिए, तो ये मुझे जैसे कि कलकत्ता में, मतलब मैं इंडिया में देख रहा था कि कैसा रिस्पॉन्स है। बाहर को तो छोड़ दीजिए आप, इंटरनेशनली फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि उनका कल्चरल पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। तो उनको फिल्म किस वजहों से पसंद आ रहा है, हो सकता है कि वो उन वजहों से इंडिया में लोगों को पसंद नहीं आए। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि इंडिया में कैसा रिस्पॉन्स होता है। और बंगाल में रिस्पॉन्स देखने के बाद और केरला में रिस्पॉन्स देखने के बाद, आपको मेरी 8 स्क्रीनिंग्स हुई फिल्म की, जिसमें कि 7 स्क्रीनिंग्स फुल हाउस थी। और मुझे पता कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है इस फिल्म के लिए। हाँ, मुझे सबको फिल्म नहीं दिखाना, पर बहुत ही बड़ी ऑडियंस है जो इस फिल्म को देखना चाहती है, और वो पैसे दे के भी देखना चाहेगी। पर क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है नहीं। हम मतलब आप सलमान खान की फिल्म जब चल रही है तो मतलब कोसा को कौन देखने जाएगा। तो इट इज मोर अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसको हम सॉल्व कर दें। हालांकि ओटीटी के आने की वजह से
थोड़ा ज्यादा ऑप्शन मिला है लोगों को। पर मुझे बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं कि इस तरीके के फिल्मों के लिए लोग पैसा नहीं देंगे। मतलब ऐसे ऐसे जैसे movie.com है, जैसे आप देखते हैं, और वो बहुत ही सो कॉल्ड आर्ट सिनेमा, बर्गमैन की फिल्में होती है, और ऐसे आप जैसे पार बोल रहे हैं और गोविंद निनाली की फिल्में हैं, लोग देते हैं। लोग आप अब 400 रुपए महीने देंगे और वहां पे 10 फिल्में देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आ रही है। हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट, अगर आप कंपेयर कीजिएगा कमर्शियल सिनेमा से तो ये बहुत ही लंबा रास्ता है और बहुत ही मुश्किल रास्ता है। पर मेरे ख्याल से वो ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमें डेवलप करना पड़ेगा टाइम के साथ। मोहित, आपने मुश्किल रास्ता चुना है और सोच समझ के चुना है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, आप ये जानते हैं कि आप मुश्किल रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें भी बांधती हैं आपकी बातें। आपको ये विश्वास है कि वो स्पेस है अच्छी फिल्मों के लिए, हमेशा था और अभी भी है, और अभी शायद ज्यादा है जिस तरह का डिजिटल मीडिया का विस्तार देश के भीतर हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं भी भारत की टीम की तरफ से आपको, और आप अच्छा काम करते रहें और लगातार अच्छा सिनेमा बनाते रहें। इस देश के आम आदमी की, वंचितों और गरीबों की बात करते रहें। आप, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपसे लगातार बात होती रहेगी, ये ऐसी उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। धन्यवाद श्याम जी, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके, और हम लोग होपफुली जल्द मिलेंगे जब दिल्ली कभी मैं आता हूं तो। जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्याम जी।